हेलो दोस्तों, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं रेड एकेडमी। तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के हिस्ट्री के PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2 वीडियोस अपलोड किया हुआ है जिसमें हम लोग ने 100 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग और भी 50 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आपने उस दोनों वीडियो को देखा हुआ है और उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए हम लोग ये 3rd पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का नया जो नाम है वो पटना है। क्या है? पटना है। तो इसके संस्थापक हुए हैं उदयन। क्या नाम है? उदयन। अब उदयन जो थे ये अजात शत्रु के पुत्र थे। यहाँ पर ये देखिएगा, इसको इस क्रम से सजाया गया है जैसे सबसे पहले ये हर्यंक वंश के शासक थे। ये लोग हर्यंक वंश के शासक थे। तो यहाँ पर हर्यंक वंश को किसने शुरू किया था? तो बिंबिसार। किसने शुरू किया था? ठीक है। अब बिंबिसार के पुत्र जो थे वो अजात शत्रु थे और इनके पुत्र उदयन। ठीक। तो इन्होंने उदयन ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर है। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? यहाँ पर किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही, अकबर ने एक नया धर्म को स्टार्ट करने की कोशिश किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, तो उसको एक धर्म किसने बोला था? यहाँ पर ऑप्शंस है आपके, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, खाफी खान और बर्नी। तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 1875 में 1875 में अकबर ने एक इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। ठीक। अभी 1875 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया और इस इबादत खाने में ये अकबर जो थे ये अलग अलग धर्म गुरु को वहाँ पर बुलाते थे, वहाँ पर डिस्कशन करते थे। तो उसके बाद से क्या होता है कि 1575 है। 1582 में होता क्या है कि ये दीन ए इलाही का दीन ए इलाही को शुरुआत करते हैं। और ये दीन ए इलाही उस समय किसने कहा था? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये बोला था कि ये एक धर्म है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या कहा था कि ये एक धर्म है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिएगा, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि अंतिम शासक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। यहाँ पर धर्मपाल है, रामपाल है, बल्लाल सेन है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, अंतिम हिंदू जो शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे। क्या थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, ये सेन वंश के थे, सेन वंश से बिलोंग करते थे, सेन वंश। ओके, ठीक है।
एक और अगर हम देखते हैं, इस बंगाल के अंतिम अगर मुस्लिम शासक की बात करेंगे, और ये भी पूछ दिया जाएगा कि मुस्लिम अंतिम शासक दिया जाएगा, और ये सारे नाम रहेंगे, और एक और व्यक्ति का नाम रहेगा जिसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने 1757 की प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि आंसर जो होगा अगर इस ऑप्शंस के हिसाब से होगा लक्ष्मण सेन। अगर लक्ष्मण सेन रहता तो आपका आंसर क्या रहता है? लक्ष्मण सेन। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अफीम युद्ध यानी ओपियम वार, अफीम को हिंदी में, इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, तो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये इसका आंसर है ब्रिटेन और चीन। क्या आंसर है? ब्रिटेन और चीन। ब्रिटेन क्या कर रहा था? तो चीन में जैसे अफीम की तस्करी कर रहा था, है ना, इलीगल अफीम की तस्करी कर रहा था तो इसके बाद से इन दोनों के बीच में क्या होता है कि इसी वॉर को अफीम वॉर कहा गया है या फिर अफीम युद्ध कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादातर पशुपति की पूजा करते थे, उपासना करते थे, और ये साथ साथ ना मातृ देवी का भी उपासना करते थे, मातृ देवी का भी उपासना करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि हम लोग ने पिछले सेशन में ये भी देखा था कि ये जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका सबसे पहली बार जो खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 से यह सब शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय था? तो यहाँ पर ना जो नाम है उसको एक एक करके समझते हैं हम पहले। जो नम्मालवर, सूरदास, एकनाथ और रामानंद। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये जो जितने भी भक्ति संत थे, है ना, तो ये नम्मालवर जो थे, ये जो एक्टिव थे, ये दक्षिण भारत में एक्टिव थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ज़्यादातर एक्टिव थे, और ये ना याद रखिए दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और ये एक अलवर संत थे, याद रखिएगा क्या थे? अलवर संत थे। ठीक, उसके बाद से सूरदास देखें तो सूरदास ना उत्तर भारत में सक्रिय थे, उत्तर भारत में सक्रिय थे, ज़्यादातर यूपी की बात करते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये कृष्ण भक्त हैं। क्या थे? कृष्ण भक्त। तो एकनाथ जो थे हमारे महाराष्ट्र में सक्रिय थे। एकनाथ कहाँ सक्रिय थे? महाराष्ट्र में सक्रिय थे। अच्छा, ये बताइएगा, कमेंट आप कीजिएगा कि अलवर जो संत थे, हम लोग ने पिछले सेशन में देखा, अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आपको ये मालूम होगा तो ये किसके उपासक थे, है ना? अलवर संत किसके उपासक थे? आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है एकनाथ। क्या है इसका सही उत्तर? क्या है? एकनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 पे। राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री क्या थे? रेवेन्यू मिनिस्टर को बोला जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री। ठीक है, तो ये किसके काल में राजस्व मंत्री थे? तो याद रखिएगा, जो ये अकबर के काल में राजस्व मंत्री थे, है ना। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, और याद रखिएगा कि राजा टोडरमल ने, ठीक है, दसाला बंदोबस्त, दसाला
दसाला बंदोबस्त को शुरू किया था, है ना। इसको तोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसको तोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये राजा, याद रखिएगा, राजा तोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो आपको याद रखना है दांडी मार्च कब शुरू होता है, तो 24 मार्च को शुरू होता है। कब शुरू होता है, 24 मार्च को शुरू होता है, और ये लगातार 24 दिनों तक चलता है। कितनों तक, दांडी मार्च 24 दिनों तक चलता है, और जा करके 6 अप्रैल को ख़त्म होता है, ठीक है, 6 अप्रैल। और ये कौन सा सन था, तो 1930 की बात है। 24 मार्च से गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी उनके आश्रम से, जो कि साबरमती आश्रम है, क्या है, साबरमती आश्रम, ठीक है। और ये साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है। कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद से ये पैदल चल करके अपने साथ ना तकरीबन 78, कितने, 78 सहयोगियों को, ठीक है, सहयोगियों को साथ लेकर के चलते हैं, और तकरीबन 24 दिन तक ये कंटिन्यू चलते हैं हर, और टोटल ये 24 दिन में इन्होंने 240 मील दूरी तय की, ठीक है। और तब जा करके 6 अप्रैल ये कहाँ पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। दांडी कहाँ पहुँचते हैं, दांडी, एक गुजरात में एक जगह है दांडी, और वहाँ जा कर के ये एक कानून जिसका नाम है नमक कानून को, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए ये दांडी मार्च जाते हैं, ये दांडी मार्च होता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है, इन्होंने कहाँ से आरंभ किया था, कहाँ से आरंभ किया था, तो उनका जो आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। ये ना एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन खुद बता देगा। गांधी जी तो क्या बोलते हैं कि हम लोग के लाहौर का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, कराची पाकिस्तान में है, अमृतसर का कोई सवाल ही नहीं था। आंसर क्या है आपका, साबरमती आश्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये छोटे छोटे, उससे पहले क्या है, ये छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। ये डेट याद रखना होगा, कितनों दिनों तक याद रखना होगा, 78 सहयोगी थे, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का जनरल गवर्नर था, ठीक है। भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्या है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और याद रखिएगा ये भारत के पहले वाइस रॉय भी थे, ठीक है, पहले वाइस रॉय, ठीक है। वाइस रॉय को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, आप लोग को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा डलहौसी की बात करते हैं, तो ये ना हड़प नीति इन्होंने लाया था, हड़प नीति, ठीक है। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, मतलब जिस राजा के कोई उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश अपने अधीन में ले लेती थी। तो उसका हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौसी ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहला जनगणना होता है, ठीक है। पहला जनगणना 1872 में होता है। याद रखिए स्टैटिक का क्वेश्चन भी है, हिस्ट्री का तो है, साथ में स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1872 में पहला जनगणना कब किसके टाइम में होता है, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में होता है, ठीक है। तो और ये लॉर्ड रिपन एक और है, ये स्वशासन के जनक कहा जाता है इनको, स्वशासन के जनक, ठीक है। लॉर्ड रिपन को स्वशासन के जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर याद रखते हैं तो आपका दिन बढ़िया बन जाएगा। चलिए, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल मिले, ठीक है। तो रोमन व्यापारियों के बारे में ये आर्कमेडू बोल करके जगह है,
यहाँ पर मिला हुआ है। एक्चुअली आर्किमेडीज आज के डेट में पुडुचेरी है, पुडुचेरी है, ठीक है। तो ये लोग व्यापार करने आते थे, उसके बारे में आर्किमेडू में लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी आर्किमेडू स्थल में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ज़्यादातर यही बिलीव करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद ये मंत्रों के बारे में है, ठीक है, ये आपका धार्मिक अनुष्ठान के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में है। सामवेद ये आपके गायन के बारे में है, संगीत के बारे में है, ठीक है, कला गायन तथा कला के बारे में है, कला यानी म्यूजिक के बारे में है। और ये जो है आपका आयुर्वेद से रिलेटेड है, आयुर्वेद यानी चिकित्सा। और इससे क्या होता है ना, ये क्या नाम है, ये काला जादू से भी रिलेटेड है, काला जादू या फिर उसको हम क्या कहते हैं, जादू टोना, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो इसका सही आंसर है धार्मिक अनुष्ठान का सही आंसर है यजुर्वेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इनका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया था आपको, ठीक है। तो ये किस लिए की थी? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के लिए नहीं, इरविन से समझौता करने के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर है। एक्चुअली में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। कब किया गया था? तो 1923 में गांधी जी दांडी मार्च पर निकले थे। कहाँ से निकले थे? साबरमती से लेकर के दांडी गए थे, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गए थे। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया, जय हिंद। दूसरा नारा जैसे एक और दिया था उन्होंने, दिल्ली चलो बोल करके, दिल्ली चलो, ठीक है। ये सब नारा जो है इन्होंने दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक एक करके हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर ये पहला उन्होंने उपदेश दिया, क्या? पहला उपदेश दिया, ठीक है। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, इसका मतलब मृत्यु हुआ इनका। यहाँ पर बोधगया में ये इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ है, ठीक है। एक बोधि वृक्ष के नीचे जब ये बैठे थे इनको ज्ञान प्राप्ति होता है। अगला, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। तो आपका जो उत्तर है क्या होगा? बोध गया। क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति के बारे में पूछा गया है तो आंसर बोध गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा इसका आंसर है 1600 में है ना, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है। कब होती है? तकरीबन 31 दिसंबर को होती है, ठीक है। अब ये एक चार्टर फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उस समय की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा, ठीक है। द्वितीय द्वारा ने इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जा करके ईस्ट इंडीज़ में व्यापार कर सकते हैं और इनका वहाँ पर क्या था? 15 सालों तक मोनोपोली रहेगा। मोनोपोली मतलब इनके अलावा और कोई मोनोपोली
इनके अलावा और कोई वहाँ पर जाकर के व्यापार नहीं कर सकता है। उनको व्यापार करने के लिए इनका मतलब रानी एलिजाबेथ का क्या चाहिए था, अनुमति चाहिए था। ठीक है, अगला तो इसका सही आंसर है 1600 ईस्वी को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती छापे की योजना किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर है सूर्यसेन। क्या सही है? सूर्यसेन। याद रखिएगा चटगांव आज के डेट में बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? तो याद रखिए मुर्शिदाबाद आज के डेट में पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और इसमें से आप मीर कासिम क्या था कि जब 1757 की बैटल ऑफ प्लासी होता है, यानी प्लासी का युद्ध होता है, तो उस समय मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये मतलब अंग्रेज क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको टैक्स में छूट चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिमांड करने लगे। तो इसको मीर जाफर पूरा नहीं कर पाता था। तो क्या होता है कि 1760 में इसी के दामाद मीर जाफर के दामाद जिसका नाम है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि इस आदमी को ज़्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं था। ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाहता था, ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज इस पर मतलब इसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें। तो क्या होता है कि 1762 में ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में उस समय बंगाल में आज के डेट में बंगाल में हुआ करता है, तो वहाँ से हटा करके मुंगेर कर लिया। कहाँ पर किया? मुंगेर कर लिया। क्या कर लिया? मुंगेर कर लिया। तो इसका आंसर मुंगेर होगा। ठीक है, और बाद में तनाव आगे बढ़ते जाता है, तो 1764 में क्या होता है, इसको फिर से हटा दिया जाता है और 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। इसके बारे में हम बाद में विस्तार में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। कब किया था? तो 1815 में किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, सती प्रथा को दूर करने के लिए ये हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि सती प्रथा को दूर करने के लिए राजा राम मोहन की सहायता किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो उस समय ये गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की थी। चलिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कानून को मतलब बहुत सारे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने क्या कहा था कि ना दलील, ना वकील और ना अपील। ठीक है, ये ऐसा वाला कानून बताया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा 1800 बिहार में पटना से बिल्कुल नहीं शुरू हुआ है, देवघर से शुरू हुआ है। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ है। ठीक है, तो देवघर आज के टाइम में झारखंड में है, उस समय बिहार में हुआ करता था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पहले फर्स्ट
क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? तो प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, यानी होम मिनिस्टर थे। ये पहले कानून मंत्री थे, ठीक है, और ये पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ये कमेंट कीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला, किस सत्याग्रह में मिला है ना? सरदार की उपाधि कब मिला है, इसको आप कमेंट करेंगे। उपाधि कब मिला है, इसका आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालाशोक किस वंश के संस्थापक थे? सॉरी, किस वंश के थे, ऐसा नहीं संस्थापक, किस वंश? तो ये कालाशोक थे शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक। कालाशोक के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति याद रखिएगा, इसका तारीख जो है 383 ईसा पूर्व, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। अगला है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? सिंपल सी बात है, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त, ठीक। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं गुप्त वंश के बारे में। बेटा दादा बाद सब बता देंगे, ठीक है। गुप्त वंश को किसने किया? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच, चलिए ठीक है। घटोत्कच, इनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, इनका बेटा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये क्रम है, ठीक है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहावरे निर्मित है, तो ये किसके होते थे? सेल खड़ी के होते थे। ये सेल खड़ी को हम लोग सोप स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जितने भी मुहावरे हुआ करते थे इस चीज़ के सेल खड़ी के बने रहते थे, ठीक है। और ये इंग्लिश में इसको सोप स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है, सोप स्टोन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? कौन से साल में हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका आंसर है ए, 1873 में। किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका क्या नाम है? तो देखिए, ये राष्ट्रगोपाल जो है दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी, बड़े भाई नौरोजी, ठीक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, बेताल 25 कोई बुक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद
सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो किस दिन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, पटना उच्च विद्यालय यानी हाई कोर्ट, हम लोग का जो पटना में स्थित हाई कोर्ट है, ये कौन से साल में हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 1916 में 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यार हम लोग ने बुक में क्या पढ़ा है ना, बहुत सारे बुक में हम लोग ने ये पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधा इल्तुतमिश बन जाता है, इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली सल्तनत। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, ठीक है, सन इन लॉ थे। लेकिन उससे पहले उनका बेटा राजगद्दी पर बैठा था, जिसका नाम है यहाँ पर आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। आराम शाह क्या था कि एक बहुत कमज़ोर रूलर था, शासक बहुत कमज़ोर था। तो क्या होता है कि दरबारियों ने किसको इनवाइट किया? इल्तुतमिश। तो इन दोनों के बीच में वार होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। तो आराम शाह के बाद से इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो तकरीबन 8 महीने, 6 से 8 महीने तक किसने राज किया था? तो आराम शाह ने राज किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आराम शाह। क्या होगा? आराम शाह। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था हम लोग के 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। सही आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में रथ मंदिरों का निर्माता कौन थे? है ना, रथ मंदिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। यहाँ पर क्या पर है? रथ मंदिर। और ये जो रथ महाबलीपुरम में है आज के टाइम में, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको मामल्लपुरम भी कहते हैं, मल्लपुरम। ठीक है, मामल्लपुरम भी कहते हैं या महाबलीपुरम भी कहते हैं। तो ये किसने किया है? तो ये पल्लवों ने ज़्यादातर रथ मंदिर के बारे में बनाया था। ठीक है, रथ मंदिरों का निर्माण ज़्यादातर पल्लवों ने किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है। अगर आपको मालूम होगा कि कौन कौन से स्थल हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है। रोपड़ है, लोथल है, ये एक बंदरगाह था, कालीबंगन ये भी है, लेकिन बालथल बिल्कुल नहीं है, बालथल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आंसर इसका सी होगा। याद रख, क्वेश्चन को भी एकदम सटीकता से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक वर्दी ले लें, ठीक है, तो क्वेश्चन को भी आप महत्वपूर्ण तरीके से उसको पढ़ेंगे। समय दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, जैसे जैसे आपका आदत बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर वैसे ही पक्के होते चले जाएगा। ठीक है, साथ साथ आपका वर्दी का सपना भी पूरा होते चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रॉ। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा आंसर जो है क्वेश्चन में भी बन जाते हैं। ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ठीक है, तो राजदूत सर थॉमस रो। ठीक है, सर थॉमस रो, ये क्या होता है? जहांगीर के टाइम में। ठीक है, जहांगीर के टाइम में आते हैं और ये ज़्यादा डिमांड क्या करते हैं कि इनको व्यापार ज़्यादातर किस जगह पर? सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति लेने के लिए आते थे। और ये ना ज़्यादातर इस फिराक में रहते थे कि किस तरीके से इनको फ्री ट्रेड करने का अनुमति मिल जाए, बिना कोई रोक टोक, बिना ज़्यादा टैक्स देते हुए। ठीक है, तो इसमें बहुत हद तक ये सफल भी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ठीक है, एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये होना चाहिए था। तो ये एक्चुअली हम बता चुके हैं, 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। ठीक है,
तो 8 अगस्त इसका सही आंसर होगा। ये पिछले हम याद रखिएगा, गांधी जी से रिलेटेड टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से पक्का 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो याद रखिए, गुप्त शासक, गुप्त वंश का शुरुआत किसने किया? तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त थे। लेकिन पहली बार जो महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। ठीक है, राजाओं के राजा पहली बार इस उपाधि का इस्तेमाल करने वाला जो गुप्त वंश, गुप्त शासक जो थे वो क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, हम फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये इनके पापा हैं। ठीक है, ये इनके पापा हैं, ये इनके पापा हैं, एवरीवन इज पापा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के जो नवाब थे क्या थे? वाजिद अली शाह थे। क्या थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो शेर शाह सूरी क्या होता है? 1539 और 1540 की बात है। ये उस समय चौसा का युद्ध, और ये उस समय क्या था? कन्नौज का युद्ध। ठीक है, चौसा और कन्नौज का युद्ध में क्या किसको? हुमायूं को पराजित कर देते हैं। ठीक है, हुमायूं को पराजित करके क्या होता है कि हमारे भारत के राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी, और इनका मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में है। बच्चे मेरे कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सासाराम बिहार। ठीक है, हाँ, बिहार राज्य से विभाजन कर झारखंड कब बनाया गया? बहुत सिंपल है, सब कोई जानता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि 1912 में बिहार और बंगाल अलग हुआ, बिहार और बंगाल अलग हुआ। ठीक है, 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर से 2000 में हम लोग का झारखंड, बिहार झारखंड अलग होता है, बिहार झारखंड। ठीक है, इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली जो ग्रंथ है उनमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। तो देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहेंगे कि गांव को तो ग्राम कहा जाता है, तो या तो ग्रामपति होगा या तो ग्रामक होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर है भोजक। क्या है? भोजक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसको मलिक कहते थे। क्या कहते थे? मलिक कहते थे। 13वीं शताब्दी में जो सेना का अधिकारी होता था उसको मलिक कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुछ देर पहले हम लोग ने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश या फिर कहीं कहीं पर ना मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इनको लख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये मतलब लाखों का दान भी कर देते थे और छोड़ भी देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 की बात है। कितनी? 1206 की बात है। डेल्फ नामक डच नौका 1605 में ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? इसने कहाँ लंगर डाला था? तो डेल्फ नामक डच नौका। ठीक है, तो इसका आंसर है मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम। क्या आंसर है? मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिंग। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिंग। तो यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ दिया। कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। पहला अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। शुरू किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया, है ना। A.O. ह्यूम ने किया। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। और एक बात और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 में मद्रास स्वशासन होम रूल आंदोलन, या फिर इसको हम कहेंगे होम रूल लीग भी कहते हैं, होम रूल लीग, ठीक, होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर ना एक्चुअली होम रूल से रिलेटेड दो लीडर्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक तो नाम है एनी बेसेंट और दूसरा नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने मद्रास के अडियार में शुरू किया था, अडियार नामक एक जगह पे, और हमारे बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने कहाँ शुरू किया था? तो पूना में शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मद्रास सेशन की बात हो रही है, मद्रास में एनी बेसेंट, याद रखिएगा 1916 की बात है। कब? 1916 की बात है। मद्रास में ये होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया? तो एनी बेसेंट। इनके नाम से एक जगह भी है बेसेंट नगर बोल करके, तमिलनाडु में एक जगह है, चेन्नई में बेसेंट नगर, बेसेंट, वेरी गुड। और पुणे में बाल गंगाधर तिलक, पुणे में बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है मद्रास बताया गया, तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर उसका ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। द्विराज मुस्लिम लीग का स्थापना कब होता है? तो 1906 में होता है, और उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत नहीं था। जब 1906 में बना था तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे उनके विचारों में नहीं था कि दो राष्ट्र करना है। भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी नहीं करना था, कम्युनल विभाजन भी नहीं करना था, पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि 1930 में जाते जाते मुस्लिम लीग के जो नेता थे ये तीनों के तीनों डिमांड करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। तो इसका मतलब ये 1906 में ये सब चीज़ें नहीं थी। उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वर्ण व्यवस्था वही है कि जैसे आप काम के अनुसार वर्ण को क्लासेस में, लोगों को वर्ण में बांट दिया जाता है, ठीक है। आप ये काम करते हैं तो आप ये वर्ण हैं, आप ये काम करते हैं तो ये वर्ण है। तो उसी तरीके से वैदिक काल में मनु ने किया था ये काम किसने किया था? तो मनु ने किया था, ठीक है। इसीलिए इनको, जैसे इनके विचारधारा को मनुवाद बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मनुवाद। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे कितने? 10वें गुरु थे, ठीक है। हमारे सिख धर्म में कितने गुरु होते हैं? 10 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं? 10 गुरु होते हैं। तो पहले जिसने स्टार्ट किया था, पहले जो गुरु थे उनका नाम है गुरु नानक देव साहब, ठीक है। अब आपको ये बताना है गुरु नानक जी का जन्म जो होता है आपका ननकाना साहिब में होता है। ननकाना साहिब में होता है।
अब आपको ये बताना है, कमेंट करना है कि ये ननकाना साहेब कहाँ पर है, ननकाना साहेब कहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 10वें गुरु हैं। तो इनका जो बुक है, सॉरी, इनके रचनाओं के बारे में किस बुक में लिखा गया है, तो दसम ग्रंथ, याद रखिएगा 10वें गुरु है तो इसीलिए इसको दसम ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके एक और पहले हम बता चुके हैं, इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह और इनकी माता का नाम माता गुजरी देवी। गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे 9वें गुरु थे, उनके बाद से उनके पुत्र 10वें गुरु बनते हैं, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ब्रिटिश क्या करती, ब्रिटिश का हुकूमत हर जगह था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने अमेरिका पर भी राज किया हुआ, याद रखिएगा। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से पहले क्या होता है कि उन्होंने, वहाँ के नेताओं ने क्या कहा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं बोल करके एक नारा दिया। वास्तविक में क्या होता है कि ब्रिटिश हर चीज़ पर कर लगा रही थी, यानी टैक्स लगा रही थी। हर चीज़ पर लोगों से क्या ले रही थी, कर यानी टैक्स। किस चीज़ पर लेती थी, चाय पर कर ले लेती थी, चाय पर, चाय का टैक्स होता था। फिर स्टैम्प का टैक्स होता है, स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प का टैक्स होता था और बहुत। तो अब वहाँ के नेताओं ने, जैसे वहाँ के लीडर्स ने, अमेरिका के लीडर्स ने ये कहा कि ये चीज़ें ब्रिटिश के संसद में, ब्रिटेन के संसद में पारित हुआ है, ब्रिटेन के संसद में पारित हुआ है, तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति इस संसद में नहीं है, तो कैसे ये टैक्स ये लोग पारित कर रहे हैं, है ना, ये मतलब उचित नहीं है बोल करके इन्होंने ये कहा कि पहले हमको ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए, उसके बाद से ही हम कर देंगे, यानी टैक्स देंगे। तो ये इसका सही आंसर है बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। ठीक है, तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। बिहार क्वेश्चन हो और जेपी का क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, बिहार का एग्जाम हो और जेपी का क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ। इनको जेपी भी कहते हैं और लोकनायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकनायक। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको बखूबी याद होगा कि इनका जन्म कहाँ पर और किस साल में हुआ है, उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन से साल में गांधी इरविन समझौता होता है, तो ये 1931 की बात है। ठीक है, और ये ना हमने बताया था गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और तीसरा 1932 में होता है। 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, सम्मिलित हुए थे। और इससे पहले ही ये गांधी, सॉरी, हाँ, इससे पहले ही गांधी इरविन समझौता हो चुका था। गोलमेज सम्मेलन से पहले ही, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौता हो चुका था और इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए, बस आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अभी तक हम लोग ने 150 क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, तो हमारे तरफ से आपको ये बिग वाला थैंक यू है। ठीक है, अभी तक आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो बिग वाला थैंक यू है। और हम ये आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को एकदम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है ये चीज़ क्या लिखा हुआ है ना, एक बार करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।